हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जीके के जितने भी क्वेश्चंस 2022 के अभी जितने एग्जामिनेशंस होते जा रहे हैं ना, चाहे वो आपका एफएसएसएआई का हो, एसएससी का हो, या फिर आपका एनवीएस का हुआ हो, आईसीएआर का हुआ, जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके हुए हैं उसमें जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करने लग रहे हैं। आपका इसमें डी ट्रिपल एस बी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईसीआर हो गया, डीएफसीसीएल हो गया, एनटीपीसी में अभी आपका जो सीबीटी 2 होगा उसके बाद करेंगे इसको फिलहाल। लेकिन आपका एसएससी सीजीएल के अभी आंसर की आने वाली है तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट के आंसर कीज आई हुई हैं तो उनके सारे जीके क्वेश्चंस को करेंगे। तो 2022 में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनका हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करेंगे। और अगर आपने पिछले मैंने अभी तक आपको सिर्फ 4 सेट कराए हैं, इन 4 सेट में मैंने आपको ये एनवीएस वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं और आपके कुछ आईसीआर के। इन्हीं क्वेश्चन में से आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन है इसमें 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले डिट्टो, या फिर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसके आसपास वाली उससे, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया है। तो देखो यार, पैटर्न आजकल यही चल रहा है कि आपका जो जीके क्वेश्चंस है ना वो रिसेंट एग्जाम वाले रिपीट हो रहे हैं। पहले वो पुराने ढर्रे वाली जीके अब आ नहीं रही है ना। बाकी तो कुछ क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे ही। आपने जीके का पैटर्न देख लिया तो 100 ऑफ 100 तो होने से रहे आपकी जीके में, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ये आपका सेट नंबर 5 है। इससे पहले अगर सेट 1 to 4 नहीं किया है तो वो एक बार कर लेना। सेट नंबर 5 शुरू करते हैं। कई सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था, सर क्लास कब लोगे कब लोगे, तो भाई ये है। अब इसको आप कितना इसमें एंगेज करते हो, कैसे क्या शेयर वगैरह कर देना, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे आप जिस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स रहता है उसी उसके अकॉर्डिंग देखो यार मन करता है चीज़ें लाने का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद। अब क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना, हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि उन्होंने प्रेसिडेंट तो रट लिए कि आज तक जो है इंडिया में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, 17 प्रेसिडेंट हुए हैं, 1 to 17। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछा उसने। क्वेश्चन पूछने का रीजन है, बिकॉज आपका क्या हुआ, इंडिया में अभी तक आपके 2 प्रेसिडेंट हैं जिनकी डेथ ऑफिस में हुई है, यानी कि प्रेसिडेंट पद, राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी डेथ हुई है। अब उनमें से एक है फखरुद्दीन अली अहमद। पहले वाले कौन से थे, पहले वाले हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन है याद रखना अब ये, कि जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई तब एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने, जिसे मैं एपी लिख रहा हूँ। देन दूसरे नंबर पे इनकी जो डेथ हुई है जो है अपने फखरुद्दीन अली अहमद, इनके बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कौन बने, ये दोनों पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके वाराहगिरी वेंकट गिरी हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन जी के बाद। ठीक है, एक बार इसको यार देख ही लो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल प्रेसिडेंट के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूँ ना उनको लिख लो अच्छे से, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फंसेगा। तो जाकिर हुसैन जो है वो इंडिया के 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। इसे थोड़ा सा नीचे आते हैं, पहले नंबर के तो पता ही होगा सबको, कौन थे भाई, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनके बारे में एक चीज याद रखना, ये क्या है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन से हैं, तो आपके राजेंद्र प्रसाद, ये दो यानी कि 10 साल तक ये आपके प्रेसिडेंट रहे थे, 1952 से लेके 62 तक। ठीक है, लगातार 2 बार लगातार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और अब देखो इसके बाद सर्वपल्ली दूसरे नंबर पे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एंड इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है वाइस चांसलर भी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी और आपका बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के वाइस चांसलर रह चुके थे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एक बात आप ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और ये तो आपको पता हो गई कि जो टीचर्स डे है वो राधा कृष्णन जी की ही याद में मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। एक क्वेश्चन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ऊपर एग्जामिनेशंस में देखा गया है कि ये जो बुक है फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कौन सी बुक है, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये बुक किसने लिखी है भाई, ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखी हुई है। क्वेश्चन ही आया हुआ है, याद रखना। तो ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद जो 3rd नंबर पे प्रेसिडेंट आए वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ही इज़ द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इन्होंने 2 साल 67 से 1967 से 69 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद इनकी डेथ हो गई, तो इनके बाद जो है वो थोड़े टाइम के लिए कौन से आए थे,
ये आपके वाराहगिरी वेंकटगिरी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। अब वाराहगिरी वेंकटगिरी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर जब इलेक्शन हुए तो अगेन यही जो है आपके वेंकटगिरी जी ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं प्रॉपर, ठीक है, 5 साल के लिए। तो याद रखना, पहले तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, फिर ये प्रॉपर प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं इलेक्शन के बाद। अगेन कौन? वाराहगिरी वेंकटगिरी आफ्टर जाकिर हुसैन। याद रहेगी इतनी सी बात। तो अगर आपसे पूछा जाए 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, वो हम वाराहगिरी वेंकटगिरी को ही बोलते हैं, क्योंकि वो हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्शन होने के बाद ये 1969 से लेके 74 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं प्रॉपरली। क्लियर है? इतनी सी बात दिमाग में घुस गई क्या? चलो इसके बाद देखो, और 5th नंबर पे यहाँ पे फिर आते हैं वाराहगिरी वेंकटगिरी जी के बाद में जो प्रेसिडेंट बनते हैं। देखो 5th नंबर पे आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। मैं यहाँ पे FAA करके लिख रहा हूँ। तो फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में एक बात याद रखना कि जो इमरजेंसी लागू हुई थी ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इन्होंने ही ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, जो कि ऑफिस में इनकी डेथ हुई। 2nd नंबर के प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हुई है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, है ना। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट इनके बाद बनाए गए थे वसप्पा दनप्पा जट्टी, ठीक है ना। वेट अ सेकंड, कौन थे भाई? वसप्पा दानप्पा जट्टी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कौन थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, हु एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं 6th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो क्या उनका नाम वसप्पा दानप्पा जट्टी होगा? नहीं, ये तो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। इन्होंने देखो, जो अपने फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, इनकी डेथ हुई थी 1974 में। 1974 में ये प्रेसिडेंट बने। 1977 में फरवरी के टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है फखरुद्दीन अली अहमद की। अब ये फरवरी से लेके जुलाई, इसके बीच में जो प्रेसिडेंट रहे वो थे वसप्पा दानप्पा जट्टी। फिर आपका जुलाई 1977 में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, और यहाँ पे आपके जो प्रेसिडेंट है वो बन जाते हैं आपके 6th नंबर के प्रेसिडेंट। याद रखना कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बारे में भी फैक्ट याद रखना है कुछ। कौन है भाई? नीलम संजीवा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बारे में फैक्ट याद क्या रखना है कि ये सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कौन है ये आपके यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। अब ये अगेन 5 साल तक रहे हैं। और देखो ये क्या आपका 5 साल तक यहाँ पे प्रेसिडेंट की पोजीशन पे रहे, यानी कि 77 से लेके 82 तक। ये मैं 1977 से 1982 बोल रहा हूँ, आपको ये तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि ये जो नीलम संजीवा रेड्डी थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बिकॉज ये क्या थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपके आंध्र प्रदेश के पहले फर्स्ट CM का नाम क्या है? तो जो आंध्र प्रदेश के पहले CM थे वो भी कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि अगेन आगे चल के यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, ठीक है। कौन से ईयर में बने? 1977 में बने। 5 साल तक इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, ठीक। क्लियर है इतनी सी बातें? बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, यहीं तक जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बस आपको वो लिस्ट याद रखनी है कि कौन कौन से आपके प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ये सब आपने अच्छे से देख लिया ना। यहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो आपका मैंने कहाँ तक बता दिया? 6th नंबर तक बता दिया, नीलम संजीवा रेड्डी थे। 7th नंबर पे आते हैं जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी हैं। और बस ये याद रखना आपकी, ज्ञानी जैल सिंह जी अपने 7th नंबर के प्रेसिडेंट थे। देन 8th नंबर पे आपके आते हैं। अब यहाँ से ना आगे क्या हुआ कि सारे के सारे प्रेसिडेंट ने 5-5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, यानी कि आपके 1982 से कब तक रहेंगे? 87 तक रहेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। अब देखो 87 के बाद ये आते हैं रामास्वामी। इनके बारे में आपको अगेन एक दो चीज़ें याद रखनी है। कौन आते हैं भाई? रामास्वामी वेंकट रमन। वेंकट रमन। एक क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको ताम्रपत्र मिला था, ठीक है। क्या मिला था? ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्यों मिलता है? जिन्होंने भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया है, उनको ताम्रपत्र दिया जाता था। तो ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको ताम्रपत्र मिला हुआ था, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको तो आपको याद रखना ही है, माइंड में अभी के अभी बैठा लो। आगे बात समझ में? 9th नंबर पे देखो 9th नंबर पे रहे हैं आपके क्या नाम था? शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा। अच्छा, ये क्यों लिखा रहा हूँ, इनको याद क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे भी आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे। तो नाम एक बार माइंड में होने चाहिए, ठीक है। 9th नंबर के शंकर दयाल शर्मा जी हो गए।
10th नंबर पे आपके आते हैं कोचेरिल रमन नारायण जी, ठीक है, कोचेरिल रमन जी, कोचेरिल रमन नारायण जी आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। अब भाई एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आते हैं 11th नंबर पे। याद रखना ये कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक रहे, तो 2002 से लेके 2007 तक रहे। इसके बाद आ जाती हैं आपकी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। कौन आ जाती हैं भाई? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, जो कि आपकी 12th नंबर की प्रेसिडेंट बनती हैं। इनकी टाइमिंग है 2007 से लेके 2012, ठीक है। देन आपका 13th नंबर पे बताओ कौन बने हैं? ये बने हैं आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है। कौन बने हैं भाई? प्रणब मुखर्जी। अब प्रणब मुखर्जी का कौन सा टाइम पीरियड है? 2012 से 2017 का। इसके बाद आपके फाइनल जो अभी अपने प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। टोटल 14 है, मैंने कहीं यार 17 बोल दिया होगा, वो 17 एक्चुअली मैंने बीच वाले भी इंक्लूड कर लिए। टोटल जो प्रेसिडेंट है एक्चुअली में एक्टिंग प्रेसिडेंट को हटा के वो आपके कितने हैं? 14 है। रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी, जो कि आज के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं, ठीक है। इतनी सी आपकी जो बातें हैं वो याद रहेंगी ना। अच्छा, ये आपको पता ही होगा, प्रतिभा पाटिल जी जो है इंडिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। खैर, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अब इसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं अब, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूसली अब ये क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दे रहा है ना। ये क्वेश्चन देखो यार, इसके मैं आपको इसके ना 2 क्वेश्चन ही बनते हैं इसके ऊपर। देखना आप क्या क्या है, 2 नहीं एक्चुअली 3 क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई पब्लिशेस फिगर्स फॉर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को लेकर के ना देखो एक बार यार ये नीचे का हटा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका नीचे आएगा। वेट अ सेकेंड ना, वेट वेट वेट। तो देखो क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि आरबीआई पब्लिश करती है 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई समझ रहे हो ना? मनी सप्लाई क्या है बेसिकली कि जैसे कि आपका जो भी मनी है, यानी कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, इन सर्कुलेशन, यानी कि आपका जितना भी मनी का स्टॉक है जो सर्कुलेशन में है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि मैं पूरा 1 साल की बात करूं या फिर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि मैंने कोई एक टाइम पर्टिकुलर बोला तो उस टाइम पे जितनी भी मनी आपकी पूरे के पूरे मार्केट में या फिर पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आ रही है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को आरबीआई ने जो है 4 अल्टरनेटिव मेजर्स में बांटा हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं? M1, M2, M3, M4, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि जो भी मनी सप्लाई है वो हमने 4 तरीकों से चार चार पार्ट्स में बांट दिया, M1, M2, M3 और M4। अब इसमें जो M1 है, M1 में क्या क्या आ जाएगा, M2 में क्या आएगा, M3 में क्या आएगा और M4 में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो M1 जो होता है आपका, M1 में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इसमें जितना भी पब्लिक के पास पैसा है, यानी कि आपका इसमें क्या आ जाती है? करेंसी जो भी है आपकी गिवन इकोनॉमी में, यानी कि पब्लिक के पास जो भी नोट हो गए या फिर आपके कॉइन्स हो गए, ठीक है, वो करेंसी हो गई। प्लस में आपका जो डीडी है, डीडी का मतलब समझते हो ना क्या होता है ये? जो आपके डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक के अंदर होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? डीडी। तो M1 जो आपका मेजर है, इसके अंदर आरबीआई ने क्या बोला कि आपकी जितनी भी करेंसी है प्लस में डिमांड डिपॉजिट है वो M1 हो जाएगा। देन अगर मैं M2 बोलूंगा, M2 में क्या हो जाएगा कि M1 तो रहेगा ही रहेगा, M1 में जितनी भी आपकी करेंसी है, जितने डिमांड डिपॉजिट है, उसके साथ के साथ क्या होगा? जो भी आपके सेविंग अकाउंट हैं, ये मैंने क्या बताया? कमर्शियल बैंक के साथ जितना भी आपका इसमें डीडी होगा। लेकिन इसमें क्या बोला मैंने? करेंसी प्लस आपका जो डीडी है, प्लस में क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पोस्ट पेमेंट बैंक होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सॉरी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो ये आपके जो है इसमें जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको आप M1 के साथ मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा? हमें M2 मिल जाएगा। और अब ये जो M1 और M2 हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? नैरो मनी बोला जाता है। ये दोनों जो है, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया हमने? नैरो मनी बोल दिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इनको बस याद रख लेना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, या तो आपसे पूछेगा नैरो मनी क्या होती है। अच्छा, हम ये जो M3 M4 है इनको हम बोल देते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। ये क्या होती है? ब्रॉड मनी होती है।
हम क्या बोलते हैं, आरबीआई ने इसको बोला हुआ है, तो M3 और M4 हो गया ये। तो देखो अब M3 की बात करें तो M3 में क्या होता है, M1 प्लस में आपका जो भी नेट टाइम डिपॉजिट है, ठीक है ना, क्या हो गया, जो नेट टाइम डिपॉजिट है नेट टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के साथ में, ठीक है। देन आपका M4 में क्या आता है, M4 में आप M3 प्लस में आपका जितना टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, इसमें मैंने सेविंग डिपॉजिट बताया था, लेकिन आपका जब M4 की बात करेंगे तो M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है। ये बस एक बार माइंड में रख लेना, बाकी ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा नैरो मनी का, तो M1 एंड M2। अगर M3 एंड M4 बोलें तो ये क्या हो जाती है हमारी ब्रॉड मनी। अब एक बात और याद रखना, ये आरबीआई ने कब से इस मेजर्स को लेके आया, तो इस क्लासिफिकेशन को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल 1977 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन देखो आएगा, ट्रेंड में चल रहा है, तो ये कहीं ना किसी एग्जामिनेशन में आगे देखने को मिलेगा, चाहे वो CHSL का हो, NTPC का CBT 2 हो, कहीं ना कहीं मिलेगा ये, ठीक है, तो याद रख लेना इसको। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स ऑफ द डैश सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो अब ये इजी सा क्वेश्चन है कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी आपका एक रिस्पॉन्स होता है, कौन सा सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, नर्वस सिस्टम करता है, डाइजेस्टिव करता है, कार्डियोवैस्कुलर करता है, या फिर इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स होता है। तो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाती है, उसका उसके उसको लेकर के जो रिस्पॉन्स, उसको जो रिस्पॉन्ड करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। यानी कि आपने सुना होगा किसी को जो है कोई पर्टिकुलर फ्लावर होता है, उससे सपोज करो किसी को रोज से यहाँ पे एलर्जी है, तो रोज की जब खुशबू उसकी बॉडी में गई तो उसका इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया कि नहीं भाई ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो जो भी इम्यून सिस्टम जैसा भी रिस्पॉन्ड करता है उसको हम एलर्जी बोलते हैं। तो ये तो ईजी सा हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCD बोला जाता है, विच अडॉप्टेड एजेंडा 21, ये कहाँ पर हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो यहाँ पे अब बात आती है आपका ईयर 1992, ठीक है। ईयर 1992 में क्या होता है कि यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जाती है, या फिर जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है ना। आपने देखा होगा, अभी हम SDGs की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी बुनियादी जो नींव थी वो UNCD में रखी गई। तो ये कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आके मिलती हैं, किस जगह मिलती हैं, इसको बोला जाता है रियो समिट, ठीक है। इसको एक चीज़ याद रखना है, इसको 2-3 नाम से जानते हैं, एक तो रियो समिट भी बोलते हैं इसको, और आपका अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ समिट कहाँ हुआ था या फिर रियो समिट तो देख के ही लग रहा है कहाँ पे हुआ होगा, ये रियो डे जनेरियो में। तो याद रखना, जो UNCD की काउंसिल हुई थी, यानी कि जो समिट हुआ था बेसिकली, कहाँ पर हुआ था, ये आपका रियो डे जनेरियो में हुआ था। कहाँ पे है रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में है, ठीक है। कहाँ पे है आपका, ब्राज़ील में है। तो इसको याद रखना, कब से कब तक हुई थी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये आपका जून 3 से लेके 14 जून तक हुई थी 1992 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इसी को लेकर के हुए। अब जब UNCD हुई, यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आए, जिसमें से कि आपका एक था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजेंडा 21, ठीक है। क्या था एजेंडा 21, और एक दूसरा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, UNFCCC, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पर निकल के आता है, इस अर्थ समिट के अंदर ही निकल के आता है। और भी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। UNFCCC का फुल फॉर्म याद रखना, ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपका UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये कब आपका इस्टेब्लिश किया गया या फिर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो ये अर्थ समिट के दौरान इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, याद रखोगे इतनी सी बात। फिर यहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट प्रिंसिपल और कई सारी चीज़ें भी साइन की गई, लेकिन अब ये जो एजेंडा 21 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और 2-4 चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है एजेंडा 21 को, तो टोटल 178 ऐसी कंट्रीज हैं, गवर्नमेंट है, जिन्होंने इसको एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया है। अच्छा, और इसमें था क्या कि बेसिकली आपका 21st सेंचुरी तक
21st सेंचुरी को टारगेट करके था ये, कि आप किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली आप जितनी भी गवर्नमेंट है लोकली, उनको लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किस तरीके से काम करना है जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, ये सब बातें थी। तो याद रखना किससे रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किससे है आपका एजेंडा 21? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से आपका ये रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे, और कोई इसमें बनता नहीं है ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल बरूनी की जो किताब उल हिंद है, इसे कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये आई होप यार सबको पता होगा, इजी सा ही है ये। तो इसने ये अरेबिक में लिखी हुई थी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक में इसने किताब उल हिंद लिखी थी, जिसमें कि इंडिया के कल्चर के बारे में और कई सारी चीज़ें थी। अब याद रखना ये इंडिया में किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ, ठीक है। मोहम्मद गजनी के साथ ये आपका आया था, और ईयर था 1017 के टाइम पे आया था ये, एंड 11th सेंचुरी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन 11th सेंचुरी या फिर 1017 में एडी में ही आपका आया हुआ था इंडिया में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी, ठीक है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडोलॉजी करके इसको बोला जाता है, या फिर इसको फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन भी बोला जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव रिलीजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन या इंडोलॉजी किसे बोला जाता है, या फिर मॉडर्न जियोडेसी, ठीक है ना, मॉडर्न जियोडेसी का फादर किसको बोला जाता है? तो इन सब का किसको फादर बोला जाता है? अल बिरूनी को। क्लियर है? इतना सा याद रखोगे। अब दो तीन चीज़ें नोट डाउन करो, और जो कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं क्या लिखा रहा हूँ, कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, और उन वो किस टाइम पे आए इंडिया में, कौन से रूलर के टाइम पे आए, कौन से रीन के टाइम पे आए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक फटाफट से नोट डाउन करो। सबसे पहले आपका मेगास्थनीज, ठीक है ना। कौन सा है भाई? मेगास्थनीज। ये कब आया? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है। किसके टाइम पे आया? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। और इसने यहाँ पे एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडिका, ठीक है। क्या नाम था? इंडिका नाम था। और इस इंडिका बुक में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिका बुक में कौन से राजा के बारे में है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही इसमें दिया गया है। क्लियर है? और ये सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी हुआ करता था मेगास्थनीज, बट वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सेकंड वाले को सेकंड नंबर पे आते हैं, तो आपका आता है फाइन, ठीक है ना। तो ये फाइन के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये आया था आपका विक्रमादित्य के टाइम पे, जो कि चंद्रगुप्त टू के नाम से, चंद्रगुप्त टू, जिनको किसके नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से। क्वेश्चन ये आया हुआ है, विक्रमादित्य के नाम से हम किसको जानते हैं? तो आई होप आपको ये पता ही होगा, चंद्रगुप्त टू को, ठीक है। और इनका बेसिकली इनका ये क्यों आया था? तो ये बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट की बुक्स या फिर जो बुद्धिस्ट प्लेसेस थे, उनको विजिट करने ये आया था। तो याद रखना, ये फाइन क्यों आया था? बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये पहला चाइनीज पिलग्रिम था, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, पिलग्रिम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, बुद्धिज्म को ये एक्सप्लोर करने, यानी किसी रिलीजन के लिए क्या था, एक श्रद्धालु था बुद्धिज्म का, तो इसलिए ये आया था, ठीक है। तो बस इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। देन आपका हेन सांग तो पता ही होगा, ठीक है। हेन सांग, तो हेन सांग किसके टाइम पे आया था? ये आया था आपका हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे आपका ये आया था इंडिया में। देन आपका एक और याद रख लेना, क्या नाम था आपका? आपका मार्को पोलो, ठीक है। क्या नाम था भाई? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो ये आपको याद रखना है, ये एक वेनेशियन ट्रेवलर था, ठीक है। कहाँ से आया था ये? आपका वेनेशियन, वेनेशियन ट्रेवलर था। और ये आपका पांड्या डायनेस्टी थी उस टाइम पे आया था, पांड्यन डायनेस्टी करके। याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से डायनेस्टी के टाइम पे आया था, तो पांड्यन डायनेस्टी के टाइम पे आया था। अच्छा, मैंने आपको ये बताया क्या कि ये जो आपका अल बरूनी था, ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ से आया था आपका अल बरूनी? उज्बेकिस्तान से। चलिए, अब अगेन थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। देखो, आपका इसके बाद बात करते हैं इब्न बतूता की, ठीक है। इब्न बतूता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अल बरूनी के कई क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे अल बतूता के भी आते हैं, इब्न बतूता के भी आते हैं। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था।
और ये कहाँ से आया था तो याद रखना ये मोरक्को से आया था। क्लियर है, मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसने एक बुक भी लिखी थी, कौन सी, रहला नाम की। क्लियर है, कौन सी बुक लिखी थी, रहला, जो कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी कंडीशन थी उस टाइम पे राज्य की उसके बारे में बताती थी। कौन सी बुक, रहला, याद रखना ये, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाता है एक आपका क्या नाम था उसका, विलियम हॉकिंस। ठीक है, क्या था आपका ये, विलियम हॉकिंस। अब देखो ये एक विलियम हॉकिंस था, एक था थॉमस रो। ये दोनों भी काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको कि ये दोनों ही जहांगीर के, जो जहांगीर का कोर्ट था वहां पे आए थे। स्टार्टिंग में कहाँ पे आए थे, ये जहांगीर के कोर्ट में। और उस टाइम पे जो वहां का राजा था ब्रिटेन का, वो कौन था, जेम्स वन। कहाँ से आए थे ये लोग, ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन का राजा था जेम्स वन, उसने भेजा था विलियम हॉकिंस को। पहले विलियम हॉकिंस को भेजा, ये आपका 1608 के टाइम पे भेजा था इसको, और थॉमस रो को 1615 के टाइम पे। तो याद रखना, पहले विलियम हॉकिंस आया था, फिर थॉमस रो आया, दोनों ही जहांगीर की कोर्ट में आए थे। क्लियर है, इतनी सी बात याद रहेगी क्या? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो पीटर मंडी, ठीक है, इसके बाद कौन आता है भाई, आपका पीटर मंडी, जो इंपॉर्टेंट है। पीटर मंडी, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से याद रखना है, बस समझ में। पीटर मंडी, पीटर मंडी किसके राज्य में, किसके दरबार में आया था, यानी किसके रीन में आया था, तो ये शाहजहां के रीन में आया था। ठीक है, शाहजहां के रीन में आया था। कहाँ का था ये, तो ये इटली का था। कहाँ का था भाई, इटली का था, यानी कि इटालियन था। और शाहजहां के राज्य में आया, फिर इसने कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस पूरे मुगल एम्पायर के बारे में। फिर आपका आता है निके, एक सेकंड यार, क्या नाम था इसका, निकेलाओ करके था। निकेलाओ, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। निकेलाओ, निकेलाओ मैन्यू करके कुछ था, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है यार। खैर फिलहाल निकोलाओ के नाम से याद रख लो। ये आपका दारा शिकोह के कोर्ट में इसको यहाँ पे नौकरी मिल गई थी, तो दारा शिकोह के कोर्ट में काम करने लग गया था। याद रखना, दारा शिकोह। ठीक है, आ चुका है ये एग्जाम में क्वेश्चन। देन एक आपका लास्ट लिखा रहा हूँ, जो कि आपका औरंगजेब के टाइम पे आया था, फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, क्या नाम था इसका, फ्रैंकोइस बर्नियर, बर्नियर। तो ये फ्रैंकोइस बर्नियर किसके आपके दरबार में आया था, यानी किसके रीन में आया था, तो ये औरंगजेब के रीन में आया था। ठीक है, औरंगजेब। और ये कहाँ का था, तो ये फ्रेंच था, यानी कि फ्रांस का था ये। तो फ्रेंच ट्रेवलर था, और ये आपका औरंगजेब के उसमें रीन में आया था। तो ये आप याद रख लेना, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। द यूनियन बजट 2021, आपको पता है ना, यूनियन बजट 2021 से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन 2022 का बजट आ चुका है, लेकिन एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना बजट से, बहुत सारे क्वेश्चन आए, और वो सारे के सारे 21 से आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है, इसमें भी आपका 21 से ना आ जाए। तो यार एक बार एक काम करना, या तो मैं पढ़ा दूंगा या खुद से पढ़ लेना, यूनियन बजट 2021 अच्छे से करके जाना। बिकॉज ये क्या था यार, पहला पेपरलेस बजट था, और काफ़ी बड़ा बजट भी रहा ये, लेकिन कर लेना यार जो भी है। अभी इनका क्या लॉजिक है एसएससी वालों का, या टीसीएस वाले क्यों दे रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और इकोनॉमिक सर्वे से भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021, ये दोनों ही आपको करके जाने हैं। बिकॉज एसएससी में तो यार सीजीएल का जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ से। अब एनटीपीसी सीबीटी 2 में आएगा नहीं आएगा, बट सेफ साइड के लिए आपको करना ही पड़ेगा। 2022 का बजट भी करना है, 2021 का भी करना है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन देखो, ये वाला तो अच्छा है ही सही, ये तो आपको याद रखना ही है कैसे भी। ठीक है, गिर पड़ के। यूनियन बजट 21 में क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है। कितने प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर बैंक का और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपका आने वाले फिस्कल ईयर में इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो कितने पीएसबी और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, बताइए भाई। तो भाई ऐसे दो बैंक और एक आपका इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यार कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो बच्चों को लगेगा सर ये क्या करा दिया। वो 10-15 मिनट के कुछ टेकअवेज हैं जो कि आपको करने चाहिए। एक बार बताना यार मुझे कमेंट करके, कराने या नहीं कराने, देखेंगे, या फिर खुद से पढ़ लेना। अगला वाला क्वेश्चन देखो, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन द ईयर। ये तो ईजी सा क्वेश्चन है यार, बता दो फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, ये आपको पता ही है। इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये आपका 1976 में आया था। ये आपको पता ही होगा कि इसके अंदर क्या क्या किया गया है, कि प्रियम्बल में पहले 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे स्टार्टिंग में। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेना कि आपका 42nd अमेंडमेंट में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं। सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, और आपका इंटेग्रिटी। कहाँ पर भाई, प्रियम्बल में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो पार्ट 4A है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, वो भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। डीपीएसपी जो है आपका ये बोला गया कि डीपीएसपी को जो है प्रेसिडेंस मिलेगा ओवर द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इसमें ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें डाली गई हैं, जैसे कि आपका एक प्रेसिडेंट को इमरजेंसी की पावर दे दी गई, तो वो भी आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही दी गई थी। ठीक है, इमरजेंसी की पावर प्रेसिडेंट को, ठीक है, इमरजेंसी, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपकी 42nd अमेंडमेंट में। आई होप आज के यही क्वेश्चंस रखते हैं, आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में सेट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगता है चीज़ों को शेयर करना, देखो यार जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही मुझे भी यार अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, बार बार बोलूँगा नहीं, पता ही होगा। एंड करूँगा सेशन को, यहीं पे पढ़ते रहो यार, मेहनत करो अच्छे से, और जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसको निकालो। बिकॉज अभी जब ये DFCCL का रिजल्ट आया ना, तो मुझे यार बड़ी खुशी हुई। ठीक है, जब इतने सारे बच्चे निकलते हैं ना, कि आउट ऑफ गिवन वैकेंसीज आपका 50% से बच्चे यही निकल जाएं जिनको मैं जानता हूँ, तो वो तो फिर अल्टीमेटली हैप्पीनेस वाली बात होती है। आप लोग भी ऐसी कुछ हैप्पीनेस दो यार, तब तो मजा है ना। तो बस पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, याद रखना ये चीज़।